नमस्कार। विवाद विनोद में आज फिर आपका स्वागत है और मैं एस.एन. विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज के एक ज्वलंत मुद्दे पर आपके साथ अपने विचार साझा करूँ। जी, भारत की राजनीति में एक अत्यंत ही दुखद और रुचिकर प्रसंग ने जन्म लिया है। गांधी बनाम सावरकर के रूप में यह अत्यंत ही दुखद है। यह इस घटनाक्रम को आरंभ में ही अंकुश लगाते हुए इस पर विराम लगा दिया जाना चाहिए था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति राजदलों को, राजनेताओं को ऐसा करने से रोकती है। उन्हें मुद्दे चाहिए, ऐसे मुद्दे चाहिए जिसके आधार पर समाज में धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग के नाम पर विभाजन कर वोट बैंक की राजनीति को मजबूत किया जाए, अपने लिए वोट बैंक का निर्माण किया जाए। इस सोच के साथ आज की भारतीय राजनीति आगे बढ़ रही है, तो ऐसा होना ही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक बयान के दौरान यह कह डाला, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। बस यहां से फसाद शुरू हुआ और उसके बाद सावरकर के समर्थकों इन दिनों आज सावरकर को बहुत महिमा मंडित कर सामने लाने का एक अभियान चल पड़ा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसी अभियान के दौरान और ये जो ताजा घटना विकास क्रम है राहुल गांधी के बयान को लेकर अब महाराष्ट्र में सावरकर गौरव यात्रा निकालने की घोषणा वर्तमान शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार ने किया है। मतलब यह विवाद रुकने वाला नहीं है, बढ़ रहा है। सावरकर का नाम अब तक एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैं पहले बता दूं, जब जब सावरकर का नाम आता है तो उनके साथ जोड़ दिया जाता है माफी वीर सावरकर। चूंकि इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि उन्होंने अंग्रेजी शासकों से माफी मांगी और उनसे पेंशन स्वीकार किया, यह दर्ज है। यह लेकर उन्हें माफी वीर कहा जाता है। उनके आलोचक यह कहते हैं। यह एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू जो है सावरकर के पक्ष में और उन्हें जो महिमा मंडित किया जाता है, वह एक अकाट्य तथ्य के रूप में भी मौजूद है इतिहास के पन्नों में कि भारत की को एक सामूहिक हिंदू पहचान देने के लिए सावरकर ने हिंदुत्व का शब्द गढ़ा था। यह देन सावरकर की है। हिंदू राष्ट्रवाद की प्रणेता के रूप में उनकी पहचान है। यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह जो दो विरोधाभासी चीजें हैं, काला पानी की सजा काट रहे हैं, दुर्दांत सजा, पीड़ादायक सजा काट रहे हैं। सावरकर ने तब माफी मांगी थी। ठीक है, यह भी सच है कि किसी भी उल्लेखनीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, कभी उनसे पेंशन स्वीकार नहीं किया। यह सही है, लेकिन अब जो दूसरा पहलू जब आता है कि किस तरह की पीड़ादायक सजा काला पानी को वो काट रहे थे, अब इस पर विवाद होता है, बात आगे बढ़ती है। और जो हालिया विवाद जो अभी चला, जो राहुल गांधी ने जो टिप्पणी कर दी कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, तो उन पर आक्रमण शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। और चूंकि महाराष्ट्र के सावरकर थे, महाराष्ट्र का सीधा संबंध है, महाराष्ट्र में वर्तमान सत्ताधारियों ने सावरकर के पक्ष में गौरव यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है, तो यह तो तय है कि यह विवाद बढ़ेगा। इसे मैं एक अत्यंत ही दुखद अरुचिकर घटना विकास क्रम के रूप में लेता हूं भारत की राजनीति के इतिहास में। ऐसा नहीं हो। सर्वप्रथम यह जिस हिंदू राष्ट्र
को बनाने की मांग इन दिनों कहीं न कहीं किसी किसी कोने से उठ रही है और उसके पक्ष में छोटे बड़े अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हिंदू बहुल भारत है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि जब हमने अपने लिए आजादी के बाद संविधान का निर्माण किया, उसे स्वीकार किया, तो हमने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इस रूप में संविधान में उसे दर्ज किया गया और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। वह एक अलग विषय है, संविधान संशोधन बहुत हुए हैं, लेकिन यह एक तथ्य भी सामने है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह फैसला दे चुका है एक अन्य मामले में कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, अर्थात संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और यह संविधान में धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र का वर्णन इसके बुनियादी ढांचे का ही अंग माना जाएगा। ऐसे में भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। अब धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को पुनः परिभाषित करने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। विद्वज्जन इसमें लगे हुए हैं कि धर्मनिरपेक्षता तथा पंथ निरपेक्षता का असल आशय क्या है, इसकी मूल भावना क्या है, इस पर अलग अलग चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में एक ऐसी तार्किक परिणति के रूप में समाधान सामने आएगा जिसे पूरा का पूरा भारत स्वीकार करेगा। लेकिन अब यह दूर की बात है। फिलहाल जो विवाद पैदा हुआ है, जो मैंने कहा कि राहुल गांधी को लेकर के, जो उनकी टिप्पणी को लेकर के गांधी बनाम सावरकर की, तो इसमें सबसे जो दुखद पहलू यह है भारतीय राजनीति का कि अब जो आरोप सत्ता पक्ष पर लगते आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से कि मूल मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए प्रतिदिन माने प्राय नए नए मुद्दे समाज के सामने लाए जाते हैं और उस पर एक बहस शुरू हो जाती है। मूल मुद्दों से ध्यान होता है। यहाँ मूल मुद्दों से आशय जो बार बार विपक्ष कहता है और देश की जनता भी कहती है वो कि आज जो हमारा देश महंगाई और बेरोजगारी की मार से त्रस्त है, उससे ध्यान बटाने के लिए ऐसे मुद्दे सामने ले आते हैं जिसमें धर्म, संप्रदाय, समाज आदि का वर्णन होता है। लोग उसमें जुड़ जाते हैं और कुछ इस रूप में कि उससे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ ही दिया जाता है। यह दोहराना ही होगा कि अब से एक साल बचे हैं, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और जो भारतीय राजनीति में जो हलचल है, रोज नए नए जो हलचल हो रहे हैं, उसे देखते हुए 2024 का चुनाव अनेक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बल्कि एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैं आपको बताऊं, एक तो 70 के दशक के बीच में जब जयप्रकाश आंदोलन के बाद जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर तब कथित रूप से भ्रष्ट कुशासन चलाने वाली इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मंच तैयार हुआ था जनता पार्टी के रूप में। सारे तब के विपक्षी दल कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट होकर एक मंच पर आ गए थे। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। स्वयं इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई। यह इतिहास, ताजा हालिया इतिहास है। लेकिन उसमें एक तथ्य यह नहीं भूला जाना चाहिए कि तब जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्तित्व था जिसका नेतृत्व प्राप्त हुआ था,
इंदिरा गांधी के कथित भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ आंदोलन को, जो जेपी आंदोलन के रूप में सुख्यात हुआ, तब की स्थिति थी। आज समाज में या भारतीय राजनीति के बीच में किसी भी दल में, किसी भी वर्ग में कोई जेपी नहीं है, कोई जयप्रकाश नारायण नहीं है जिसे सर्वमान्य नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया जाए। आज जैसा मैंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मार से त्रस्त जनता करा रही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई आंदोलन, कोई अभियान नहीं चल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ हालिया जो कार्रवाई हुई, उनके संसद की सदस्यता गई, सूरत की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा से, उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चल रहा है, कोई पक्ष सड़कों पर नहीं निकल रहा है। अब जब सावरकर की बात आई तो एक आंदोलन शुरू हो गया फिर। अब गौरव सावरकर गौरव यात्रा निकालने के बाद तो ठीक है, उनके जो पक्षधर हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें कहीं आपत्तिजनक बात नहीं है, वो करेंगे। क्योंकि सावरकर को एक नकारात्मक नेता के रूप में प्रस्तुत कर आक्रमण किया जाता रहा है। राहुल गांधी का हालिया बयान उसी का एक अंग था। हालांकि हो सकता है कि राजनीतिक बयानबाजी में कई बार ऐसी बातें मुंह से निकल जाया करती हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने सावरकर का नाम लिया तो एक प्रकार से पूरे महाराष्ट्र को उन्होंने छेड़ दिया। जैसे मैंने कहा कि इन दिनों हिंदू राष्ट्र की मांग जो धीरे धीरे कहीं न कहीं किसी कोने से निकलती है, और हिंदू राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में स्थापित सावरकर का किसी भी रूप में अपमान महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं किया जाता। यह ठीक है कि इसके पूर्व इस प्रकार से कोई मुखर नहीं हुआ था जिस प्रकार अभी हुआ। चुकी है, फिर से जोड़ दे कि हाल चुनाव होने जा रहे हैं, अब कुछ माह बचे हुए चुनाव में एक मुद्दा चाहिए था, और हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा हो गया है हालिया दिनों में जो समाज को विभाजित करने में सक्षम है। और अगर हिंदुत्व के नाम पर वोटों का विभाजन होता है तो यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि हिंदू बहुल भारत में समर्थन या पक्ष किसके साथ जाएगा। वर्तमान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित है। कोई आश्चर्य नहीं, यह महाराष्ट्र की बात अभी छोड़ दें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस प्रकार से समाज में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर विभाजन की रेखा खींची जा रही है, उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। उसी प्रसंग में आगे बढ़ते हुए सावरकर बनाम गांधी का जो विवाद है, मैं समझता हूं कि यह तो बढ़ेगा विवाद जब तक चुनाव भी ये चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि वे इस पर चिंतन मनन करें। वे अनायास अपनी ओर से अपने ही खिलाफ कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल को क्यों दे दिया करते हैं। यह कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं सावरकर नहीं गांधी हूं कहकर राहुल गांधी ने अपने विरोधियों को, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को, एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसे वे चुनाव में अपने पक्ष में भुनाएंगे, और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सावरकर गौरव यात्रा उसी का एक अंग है, उसी अभियान का एक अंग है। इसे लेकर वे गांव-गांव में तहसील स्तर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने कांग्रेस के रणनीतिकारों को पछाड़ दिया है। आज ठीक है, तकनीकी बदल गई है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सोशल मीडिया में भी अगर आप बचा कर देखेंगे
तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी अन्य विपक्षी दलों के मुकाबले काफी आगे है। उनका प्रभाव वहां दिखता है, उनकी सक्रियता वहां दिखती है, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल वहां कहीं हाशिए पर नजर आते हैं। सिर्फ ट्वीट कर देने से या सिर्फ सोशल मीडिया पर कोई बयान प्रसारित कर देने से जनता आपके पक्ष में नहीं होगी। जनता एक ऐसा वर्ग है जिसे आंदोलित करना पड़ता है, उद्वेलित करना पड़ता है, न केवल सिर्फ शब्दों से बल्कि अपने क्रियाकलापों से, अपनी व्यवहार के स्तर पर सक्रियता दिखला करके कांग्रेस यहां चुक जाती है। सावरकर को लेकर राहुल गांधी का दिया गया बयान उनके लिए घातक सिद्ध होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यह तो हुई राजनीति की बात, लेकिन अब व्यापक राष्ट्रीयता की बात की जाए तो हर पक्ष को यह सोचा जाए कि ऐसे किसी विवाद को सामाजिक अभियान का अंग नहीं बनने देना चाहिए। इससे समाज में नफरत पैदा होती है और नफरत एक पक्षीय नहीं होता है, यह भी ध्यान रखिए। मात्रा का, अंश का फर्क पड़ेगा, लेकिन दोनों पक्ष इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित भी होता है, यह भी एक तथ्य है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही भविष्य की रणनीति बनाएं। आप वोट बैंक की राजनीति अवश्य करिए, जनता के बीच में जाएं, अपने मुद्दों के साथ जाएं, अपने नीतियों के साथ जाएं, अपनी योजनाओं को लेकर के जाएं। जनहित में आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या करना चाहते हैं, उन्हें आश्वस्त करें, उन्हें विश्वास मिले, आपको समर्थन मिलेगा। लेकिन धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग के नाम पर समाज में नफरत का बीज बोकर आप आने वाले भारत की पीढ़ी को आप भ्रमित कर रहे हैं। इतिहास इसके लिए किसी को माफ नहीं करेगा, किसी भी पक्ष को माफ नहीं करेगा। वर्तमान काल के सत्ताधारी और विपक्ष की अभी जिम्मेदारी है, उसके नेतृत्व को, उनके रणनीतिकारों को चुनौती है कि वे ऐसा कुछ न करें कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम नकारात्मक रूप से दर्ज किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत अगर विश्व गुरु बनना चाहता है, जिस ओर हम कदम ताल कर रहे हैं, पूरा संसार हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है, हमें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानता है, हमें अपना मार्गदर्शक मानता है, तो फिर हम ऐसा कोई आदर्श क्यों प्रस्तुत करें जिससे इतिहास हमें कुछ इस रूप में प्रस्तुत करे जो कहीं से भी सराहनीय, प्रशंसनीय तो नहीं ही हो सकता। राहुल गांधी ने यह व्यक्तिगत टिप्पणी करके जहां गलती की, वहीं अब इस मुद्दे को उछालकर एक आंदोलन के रूप में गांव-गांव, शहर-शहर, तहसील स्तर पर पहुंचने की सत्ता पक्ष की महाराष्ट्र, विशेषकर महाराष्ट्र में योजना से एक सामाजिक विद्वेष पैदा होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होगी। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुछ ऐसा चाहेगा। वो पुनर्विचार पर करे, आवेश में आकर आप ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे समाज में धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग के नाम पर विभाजन हो, नफरत की भावना पैदा हो। ऐसा होगा तो इतिहास किसी को भी क्षमा नहीं करेगा। सत्ता की चाह गलत नहीं। लोकतंत्र में जब जनता निर्णायक होती है तो जनता को आकर्षित करने के लिए हर पक्ष अपने अपने तरीके से कदम उठाते हैं, नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वे सकारात्मक होने चाहिए, नकारात्मक कदापि नहीं। ताजा विवाद नकारात्मक की नींव पर खड़ी है, इसलिए इसे तुरंत जमींदोज कर दें और यह सुनिश्चित करें कि समाज में कोई ऐसा विद्वेष पैदा नहीं हो जिससे कि समाज का विभाजन हो जाए और
इतिहास के पन्नों में नेतृत्व के ऊपर राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी होने का तमगा लग जाए। धन्यवाद।